खुशामदीद है आपका सोशियोलॉजी जिसे इमरानियात कहते हैं। इमरानियात की दर्स में हमारे आज के मौजू का अनुमान है इमरानियात का ज़ुहूर। हम इस मौजू में जिन नुक्तों पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले बात हमारी होगी साइंसी इनकलाब की और कौन से मामले और कौन से मुख्तलिफ हिकायत हुई जिन्होंने इसके ज़ुहूर में इसको लाया। अगर हम बात करें इमरानियात के ज़ुहूर के बारे में, समाजी साइंस के नज़्म व ज़ब्त के तौर पर इमरानियात के ज़ुहूर को समझने के लिए समाजी, इक्तिसादी, सियासी और साइंसी अवामिल को जानना ज़रूरी है। मगरबी यूरोप में 18वीं 19वीं सदियों में तेज और गहरी तब्दीलियों का मुशाहिदा हो रहा था। इसकी वजह से माशरे की तफहीम और इसमें फर्द के मकाम की तरफ एक मिसाली तब्दीली आई। साइंसी दरियाफत और साइंसी तरीक़ाकार के लिहाज से काफ़ी तरक्की हो रही थी। नेचुरल साइंसेस अगरचे अभी अभी इब्तिदाई मरहल में है, तिबी दुनिया के मुताले के लिए मुनज़्ज़म तरीका तैयार करने लगे। वो सवाल जो इब्तिदाई माहिरीनी इमरानियात जैसे कि जहनों पर काबिज था, उनमें इमाइल डर्खाइम और ऑगस्ट कॉम्टे थे। उन्होंने इसी तरह साइंस के मुनज़्ज़म अंदाज फिक्र को मुताला पर गौर किया और इसी तरह से उन्होंने इंसानी समाजी दुनिया का गौर फिक्र करने लगे। साइंसी और तकनीकी तरक्की रिवायती दही ज़री माशरे से जदीद शहरी सन्नती और माशरे में तब्दीलियों का बायस बनी। नई इजाज़ात की वजह से, जैसा कि हम बाद में मुताला करेंगे, पैदावार का पैमाना छोटे गैरों से बदल कर बड़े पैमाने पर कारखाने जैसे कारोबारी इदारों में बदल गया। इस तरह से पेशरफ्त के साथ साथ वसी पैमाने पर समाजी, इक्तिसादी और सियासी तब्दीलियां भी हुई, जिनका मगरबी यूरोपी माशरे पर गहरा असर पड़ा, जिसमें बड़ी सियासी तब्दीली भी शामिल है। ये वैसे तब्दीलियां अगरचे सन्नतकारी और जदीदियत के अमल में मरकजी हैसियत रखती हैं, बल्कि एक मुतजाद सूरत हाल पैदा कर देती हैं। मुतजाद क्योंकि ये एक बैक वक्त उम्मीद और मायूसी से निशानजद था। जिंदगी के समाजी, इक्तिसादी, सकाफती और सियासी पहलुओं की तब्दीली की वजह से उम्मीद रिवायती माशरे की तरफ से, जैसे अक्ली और रोशन ख्याली फलसफा के तौर पर देखा जाता था। खासतौर पर तरक्की दौर में चर्च के हुक्मरान के हवाले से। इसके बावजूद ये जदीद माशरा, जिसने इंसानी तख्लीकी सलाहियतों और अक्लियत को परवान चढ़ाया था, हमेशा के लिए इंतशार और इंतशार की हालात में था, क्योंकि पहले के मुस्तहकम अहकामात की वजह से की जगह नई अहकामात ले रहे थे। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में होने वाले इन फिक्री और मदी समाजी तब्दीलियों के पस मंजर में समाजियात एक अलग शोबा के तौर पर उभरा। हम कुछ ऐसे अवामिल पर तबादला ख्याल करेंगे जिन्होंने ताउन किया एक तालीमी नज्म इमरानियत के उभरने के ज़ुहूर पर। अगर हम बात करें तो फ्रांसी इनकलाब की बात होती है और साइंसी इनकलाब की होती है और रिनेसेंस, जिसे नया दौर भी कहा जाता है या नए से पैदा होना भी कहा जाता है। हम इस फलसफे की शुरुआत
एक ऐसे लम्हे से करते हैं जो 5वीं सदी से 15वीं सदी तक, जिसे दौरे तारीखी कहा जाता था। दौरे तारीखी एक जाहिलियत पसंद सोच से भरा हुआ था। उनमें से चर्च यानी पादरी, उसका गलबा था और उन्हीं की सारी बातें चल रही थी। 15वीं सदी की शुरुआत में जब रेनेसेंस का गलबा आया तो उन्होंने एक तहरीर छेड़ी। उस तहरीर में और उस तहरीक में ये चीज थी कि हमारे जो 5वीं सदी से पहले जो भी चीजें हुई, चाहे सकाफती, चाहे सन्नती, चाहे मईशती, चाहे समाजी चीजें जो थी, उन पे गौर किया गया। जब उन पे गौर किया गया तो बहुत सारी चीजों में फर्क देखा गया, और वो फर्क खाली 5 सदी के 15 सदी तक मामूल था। लेकिन जो समाजी दान थे, उन्होंने उस पे गौर करके ये चीज पाया कि सन्नती और सकाफती चीजों में माया तब्दीलियां आई हैं। तो जो ही उन्होंने वो तब्दीलियां पाई, वो इस पे गौर व फिक्र करने लगे। मिसाल के तौर पर एक ऐसा मुहिम चल रही थी जो कह रही थी कि अगर आप समंदर के पार जाए, समंदर से सफर करेंगे, तो वो सफर आपको मजहब में जायज नहीं है। तो ये चर्च की तरफ से बातें थी। तो इस चर्च को अक्सर माना जाता था कि हम इस समंदरी सफर से कहीं जगह नहीं पहुंच सकते हैं और ये काबिल कबूल मजहब में नहीं है। तो जो भी रास्ते थे वो जमीनी रास्ते थे। लेकिन जब लोगों ने गौर किया तो उन्होंने इन रास्तों की खोज की और इन रास्तों से वो चले गए जो समंदरी सफर थे। उन्होंने बहुत से फायदे इसमें पाए, उन्होंने बहुत से चीजों से वो वाबस्ता हो गए, जिनसे बाजार एक दूसरे के करीब आने लगे, जिनसे तिजारत बढ़ने लगा। खाली तिजारत ही नहीं बढ़ने लगा, इसमें जो सकाफती चीजें हैं एक दूसरे में आ गई। एक मुल्क ने जब तक कि, हालांकि उस वक्त मुल्क नहीं था, उस वक्त एक मामूली छोटे छोटे टोले थे और जिन पे कई चर्चेस का गलबा था, जिन पे इन्हीं पोप्स का गलबा था। तो वो मुख्तसर ऐसा करते थे कि जब एक जगह से दूसरी जगह तक लोग चले और उन्होंने तिजारत शुरू की और उन बाजारों में उनकी मईशती चीजें आई, और जब वो वापस आ गए तो उनमें मईशत के साथ सकाफत वाली चीजें भी आ गए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा समाज में तब्दीलियां आती गई। ये एक शुरुआत थी। फिर इसके बाद हुआ क्या, एक बड़ा इनकलाब होता है जिसे हम फ्रांसी इनकलाब कहते हैं। फ्रांसी इनकलाब में एक समाज को 3 तबकों में फैलाया गया था, 3 हिस्सों में। पहला जो हिस्सा था जिसे क्लर्गी के नाम से कहा जाता था, क्लर्गी यानी पादरी। दूसरा हिस्सा जो था उसे नोबेलिटी कहा जाता था, यानी वो जो जमींदार थे, जो कामकाज करने वाले अहम लोग थे। और तीसरा तबका जो था, जिन्हें कॉमनर्स भी कहते थे, जिन्हें आम लोग भी कहा जाता था, या जो सनतकारी से वाबस्ता एक मामूली कारीगर हुआ करते थे। इसमें भी बहुत सारे तबके थे। पहले तबके में, जिसे क्लर्गी यानी पादरी का तबका कहा जाता था, वो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे। तो इसी ऐशो इशरत की जिंदगी में उनके भी तबके होते थे, जैसा कि हेड पोप, हेड बिशप, इस तरह के उनमें बटे हुए थे। इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा था नोबेलिटी का, उसमें भी इसी तरह से हिस्से हुए थे। कुछ लोग जिन्हें मिडिल क्लास भी कहा जाता था,
और उनमें कुछ लोग ऊपरी सतह पर थे और कुछ निचली सतह पर थे, और तीसरे हिस्से पर जो एक कॉमनर था, एक मामूली इंसान था, उस पे जो सारे जुल्म, सारे मईशत के जुल्म उसी पे डाले जाते थे। तो यूं ही ये चलता रहता था। लेकिन 1799 में जब ये हुआ कि एक तहरीर चली और इन्हीं कॉमनर्स ने एक आवाज उठाई और एक जंग छेड़ी, और इसी जंग का नाम फ्रांसी इनकलाब रहा। और इस फ्रांसी इनकलाब ने हमें क्या चीज दिया? पहली चीज इक्वालिटी, जिसे बराबरी कहते हैं। दूसरी चीज फेटर्निटी, जिसे बरादरी कहते हैं। और तीसरी चीज लिबर्टी, आजादी। तो ये तहरीर चल रही थी, और इसी तहरीर में जब आगे चली तो इसने इस क्लर्की का तहस नहस किया, और उनका जो गलबा है वो निचली सतह पर आ गया। तो एक आम लोग जो थे वो अपनी बात कहने लगे। अगर हम इसी बीच एक नुक्ते की बात करते हैं, उसे एनलाइटनमेंट कहा जाता है, जिसे दूसरे अल्फाजों में रोशन ख्याली भी कहा जाता है। अगर हम रोशन ख्याली की बात करते हैं, रोशन ख्याली, या जिसे एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, जिसे फिक्री तरक्की का दौर कहा जाता है, जिसने 18वीं सदी में यूरोप में फलसफाना फिक्र में नुमाया तब्दीली लाई थी। बहुत से मौजूदा नजरियात और अकायद जो समाजी जिंदगी से मुतलिक थे, इस दौर में उखाड़ फेंके गए और इनकी जगह ले ली गई। रोशन ख्याली से वाबस्ता सबसे नुमाया फिक्री फ्रांसीसी फिलोसोफर चार्लिस मॉन्टेस्क्यू और जेन जैक रूसो थे। इन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें कही जो चली आ रही थी। इन्होंने बहुत सारे सवाल उन हुक्मरानों से पूछे जो वो बातें अपने गर्ज से कर रहे थे, जो वो बातें एक लिए इस चीज के लिए कर रहे थे कि उन्हें बस फायदा हो और आम लोगों पर जुल्म हो। लेकिन वो सारी बातें रीजन से हटके थी, जिनमें कोई, ना अंग्रेजी में जिसे लॉजिक कहते हैं, ना उनमें वो बातें थी, ना उनमें कोई खुलासा था। तो बात होती है इसके बावजूद ये जदीद माशरा, जिसने इंसानी तख्लीकी सलाहियतों और अक्लियत को परवान चढ़ाया था, हमेशा के लिए इंतशार की हालात में था। क्योंकि पहले के मुस्तहकम अहकामात की जगह नए अहकामात ले रहे थे। 19वीं सदी की नस्फ आखिर में होने वाली इन फिक्री और मादी समाजी तब्दीलियों के पेश मंजर में समाजियात एक अलग शोबा की तौर पर उभरा। रोशन ख्याली से वाबस्ता सबसे नुमाया जिनकी हमने बात की अभी, फ्रांसी इनकलाब, फ्रांसी फलसफादान, जिनमें से मॉन्टेस्क्यू और रूसो के बारे में कहा। तो वो बातें उन्होंने क्या कही, उनका थोड़ा मुख्तसर खुलासा करते हैं। इस तरह के ख्यालात की जड़ें, जैसा कि इस अकीदे के फितरत और समाज दोनों का तजुर्बाती तौर पर मुताला किया जा सकता है कि इंसान बुनियादी तौर पर अक्ली है, जिसे एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। इंसान बुनियादी तौर पर अक्ली इसलिए है कि जो भी बातें हो उनके पीछे कोई वाजिया दलाइल हो, और उन्हीं वाजिया दलाइल के बाद कोई शोबा हमारे पास जाहिर होता है। इंसानों को अपनी लामहदूद सलाहियतों का एहसास दिलाया गया। इसके नतीजे में देखा गया सन्नती और साइंसी इनकलाब, जो इस दौर में मजबूती से
कायम हुए जिसने फ्रांसी और अमेरिकी इनकलाब को देखा। सनती इनकलाब इस तरह से चला, पहले दौर में जो लोग उगाते थे उनमें फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का वजूद नहीं था। पहले बार मामूली ये चीज था कि लोग कमाते थे और लोग की कमाई अपने पेड़ तक महदूद थी। धीरे धीरे एक ऐसा दौर आ गया कि लोगों ने काम किया, लोगों ने इस तरह से दरियाफ्तें लाई और ये जो लोगों के पैदावार थे दूसरे मुल्कों और दूसरे इलाकों तक फैल गए। जो ही दूसरे इलाकों तक इनकी पैदावार फैल गई, उसी तरह से एक इनकलाब आया जिसका नाम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। एक इंडस्ट्री नुमाया हुई और उसने इस तरह से चीजें बनाना शुरू किए जो कि एक इंसान की पहुंच से बहुत दूर थे, क्योंकि तरक्की याफ्ता दुनिया, जब उन्होंने इस चीज पे गौर किया, एक ऐसी बात थी जो मशीन को चलाती थी जिसे स्टीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसे उर्दू में बाप कहा जाता था, और उसी की बदौलत कोई मशीन चलती थी। और जो ही जब ये मशीन चलती थी तो उन्होंने लोगों का काम लिया और लोगों के काम लेने से लोगों का काम बहुत ही आसान हो गया। इसी तरह से बहुत सारी चीज वजूद में आए। मिसाल के तौर पर लोगों के कपड़े, और वो इस तरह से आए कि एक इस तरह से नहीं आए कि ताकि वो मुख्तसर हो, वो बड़े बारीकी से आए और उनमें जो खर्चात थे वो बहुत कम थे। इसी तरह से हम बोलते हैं कि ये जो सनती इनकलाब था ये इस पे माइल था, साइंसी इनकलाब पे माइल था। जो ही एक सनती इनकलाब हुआ उसी से फ्रांसी इनकलाब भी आया और अमेरिकी इनकलाब भी आया। अगर हम चलते हैं साइंसी इनकलाब के, तो हम बात करते हैं यूरोप के बारे में, क्योंकि यूरोप ने 14वीं से 16वीं सदी के निशात सानिया, जिसे हम दूसरे अल्फाजों में रेनेसेंस के भी कहते हैं, क्योंकि रेनेसेंस जिसे निशात सानिया कहते हैं वही वो वक्त है, वही वो लम्हा है जब एक इंसान ने अपने आप पे गौर किया और वो 5वीं सदी से पहले आ गया। जो ही वो उन चीजों पे गौर करने लगा तो उसको अपना वजूद हासिल हुआ। साइंसी इनकलाब जो बर्पा हुआ, जो इंसान और फितरत की ताई एक नई रवैये से निशाना जद हुआ, कुदरती अशिया, करीबी मुशाहिदे और तजुर्बे का मौजू बन गया। इस इनकलाब का असर न सिर्फ मादी जिंदगी को बदलने में बल्कि फितरत और माशरे के बारे में लोगों के ख्यालात को भी बदलने में अहम था। हमने देखा कि जब ये साइंसी इनकलाब हुआ, ये महदूद जो बनी बनाई चीजें थी उन्हें पे असर अंदाज नहीं हुआ, खाली उन्हीं पे असर अंदाज नहीं हो पाया, बल्कि जो ज्यादातर असर था वो इन्हीं चीजों पे था। बट बहुत सारा जो असर इसका रहा वो उन चीजों पे रहा जो समाजी थे, और जो समाजी चीजें थे, सकाफती चीजें थे, वो इंसान के सोच के मबनी थे। जो ही उन चीजों में तब्दीलियां आई तो लोगों के सोच में भी तब्दीलियां आई। जो ही समाज में तब्दीलियां आई तो लोगों के सकाफत में भी तब्दीली आई।
اور ثقافت کے ساتھ ہی معیشت بھی ایک قسم کی عروج پر پہنچی۔ اس سائنسی انقلاب کی جڑ بڑی پیش رفت کو بتاتا ہے، جن میں کچھ تھیریز کا ہم ذکر کریں گے جو ہمیں سائنسی انقلاب کا ذکر برپا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کوپرنیکس کا انقلاب، اور پچھلے جو سینٹرل تھیوری تھی جسے جیو سینٹرک تھیوری بھی کہا جاتا تھا، اور ایک تھیوری آئی جس کا نام ہیلیو سینٹرک تھیوری تھا۔ اس کے بعد اور ایک فلسفیدان ہمارے پاس آئے جن کا نام گلیلیو گلیلی، اور ایک فلسفیدان جن کا نام جانز کیپلر، اور ایک مشہور اور معروف سائنسدان جن کا نام ایزاک نیوٹن تھا۔ جیسے سائنسدانوں نے تجربات کیے اور بہت ساری چیزوں کا آغاز ہوا جنہوں نے سائنسی انقلاب برپا کر دیا۔ ماہرین عمرانیات کی باعث یہ خواہش بڑھ گئی کہ جو ہی سائنسی انقلاب برپا ہوا تو ماہرین عمرانیات اس بارے میں غور کرنے لگے۔ تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں غور کر کے یہ پایا کیوں نہ ہم ایسا معاشری سائنس قائم کریں، ایک ایسا معاشری سائنس تشکیل کریں جو اسی سائنس کے بنیاد پر ہو۔ تو یہ ایک آواز تھی اور یہ ایک راستہ تھا جو ماہرین عمرانیات کے لیے تھا، کیونکہ سائنس نے بہت ساری ترقی کی تھی، بہت ساری چیزیں وجود میں آئی تھی، اور سائنس کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ جو چیز یہ بناتی ہے اس کو دوبارہ اگر آپ لاؤ گے تو پھر سے وہ چیز بن جاتی ہے۔ یہ ایک سائنس کی بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ یہاں تشکیل دیتے ہیں، کسی اس روم میں، کسی بھی روم میں یا کوئی باہر کسی جگہ میں آپ کوئی چیز تشکیل دیتے ہیں جو سائنس سے وابستہ رہتی ہے، تو وہی چیز اگر آپ کسی دوسری جگہ کریں گے پھر سے وہی چیز تشکیل ہوگی۔ یہ ایک سائنس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ تو اسی طرح سے ماہر عمرانیات اسی طرح کی خواہش رکھنے لگے، اور اسی خواہش کے پیش قدم انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ڈارون کے ارتقائی نظریہ نے بائبل کی تھیوری آف جینیسس کے بنیاد پر تنقید کی۔ ہربرٹ سپینسر نے ڈارون سے پہلے ارتقاء کا تصور پیش کیا تھا، اور آگسٹ کامٹ جیسے فرانسی فلسفیوں نے معاشرے کے ارتقاء کو بیان کیا تھا۔ اگر ہم بات کریں ڈارون کی، ہربرٹ سپینسر کی، جنہوں نے ایولیوشن کی تھیوری دی تھی، انسان کا تشکیل کس طرح سے ہوا، انسان کا وجود کس طرح سے ہوا، تو انہوں نے اسی چیز کو زور دیا اور اسی چیز کی باتیں کہی، اور انہی باتوں پہ ایک تھیوری ابھر آئی جسے ایولیوشن کہا جاتا ہے، تھیوری آف ایولیوشن۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آگسٹ کامٹ انہوں نے بھی عمرانیات میں پیش رفت کی، لیکن ڈارون نے انسانی حیاتیاتی ارتقاء کے لیے جائز سائنسی ثبوت فراہم کیے تھے۔ اس سے معاشرے کے ارتقاء نظریے کی نشو و نما ہوئی، جس میں نہ صرف حیاتیات بلکہ معاشروں کو نچلے درجے سے اعلیٰ مرحلے تک مسلسل ارتقاء یا ترقی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔
इंसानी जिस्म का इखराज, जिसे डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं, जो कि सिर्फ निशात सानिया के बाद किया जाना शुरू हुआ। ये बस खाली जब रेनेसेंस आया तभी इंसान की जिस्म के अखराज को खोल दिया गया। लोगों को इंसानी जिस्म के काम को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली। जो ही ये, जिसे अंग्रेजी में डाइसेक्शन कहते हैं, अखराज कहते हैं, तो जो ही ये लोगों के सामने आया तो लोगों के पास एक साफ शक्ल नजर आई। ये सब कुछ पुराने नजरियात को चैलेंज करने और मुतबादिल की तजवीज का बायस बना। तो लोगों से ये बातें रही कि जो पिछले दौर में बातें होती रहती थी, जिन्हें हम जाहिलियत की बातें कहते थे, वो बनी बनाई हुई बातें थी, और लोगों ने उन बनी बनाई बातों को सवाल शुरू करना किया, और लोगों ने इन सवालों को उन्हीं लोगों के पास भेजा जो इस चीज को आगे चला रहे थे। ताहम ये मुतबादिल सिर्फ इस सूरत में कबूल किए गए थे जब इनको साबित किया जाए और बार बार तस्दीक की जाए। ये तब्दीलियां और ये जो पैदाइशें जो साइंसी इनकलाब से हुई, ये तभी मंजूर थे जब इन्हें बार बार करके फिर से वही चीजें पाई जाती थी। अगर हम एक मिसाल लेते हैं जिसे वाटर साइकिल कहते हैं, अगर हम उसी तरकीब को देखें कि जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो उससे जो भाप जाता है वो आसमान में जाता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बादल के बाद हमारे पास बारिश आ जाती है। इसी तौर तरीके को अगर हम दूसरी जगह देखें, किसी भी हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में बारिश के तरीके को देखें, बहुत हद तक या मुकम्मल तौर पर ये यकसा है। और उसी चीज को आगे चलते हुए वो सारी चीजें उन लोगों के पास जिन्हें हम ऑर्थोडॉक्सी कहते थे, जो बनी बनाई हुई बातें बनाते थे, उनके पास पेश कर दी गई। और जो ही जब उनके पास ये बातें पेश कर दी गई, उनके पास बहुत सवालिया निशान उठे, क्योंकि कोई चीज बार बार हुई और बार बार दोहराने पर वही खुलासा हुआ। जब वही खुलासा हुआ तब लोगों को इल्म हुआ कि हकीकत में ये चीजें, जिसे हम एज ऑफ रीजन कहते हैं, हकीकत में ये रीजन पे मबनी है। इसके बावजूद जो दीगर हल तलाश किए गए, इसीलिए साइंसी तरीके को एक दुरुस्त और मारूजी तरीका समझा जाने लगा। यही बात जो थी, जिस चीज को शुरू किया और इख्तिताम तक पहुंचा, और जो इस चीज से हमें उबर आया, और जब उस चीज को फिर से वापस किया गया तो वही हल आया। तो इसने साइंसी दुनिया को मारूजी बनाया और एक बहुत ही करीबी चीज मानी जाई गई। इसके बाद जब तहरीर चली, लोग तरक्की करते गए, तो जो इमरानियात के माहिर थे वो इस चीज को देखते रहे, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक तरीके की, एक तरीका ये था कि तरक्की हो, बिल्कुल दुरुस्त तरक्की हुई, बहुत सारे चीजें वजूद में आई, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी फैक्ट्रियां वजूद में आई, बहुत सारी चीजें वहां से बनी।
लेकिन इसके कुछ और भी पहलू थे। पहलू ये थे कि इससे लोगों के बहुत सारे नुकसानात भी हुए। नुकसानात इस हिस्से से हुए क्योंकि लोगों के काम करने का तरीका मखसूस था। जब इसी काम करने के तरीके को खलल पहुंचा, जब कोई इंसान किसी फैक्ट्री में जाता है तो पहले जब वो खुद अपने आप से कोई काम करता था तो उसमें वो बहुत चीजें लाता था। मिसाल के तौर पर कोई कुछ बना रहा है, जब कोई कुछ बना रहा है अपने घर में बैठ के सनतकारी का काम कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत सारी चीजें उससे दूर रहती हैं। वो खाली मखसूस उन्हीं चीजों पे माइल रहता है और उस पे ज्यादा, जिसे हम लोड कहते हैं या प्रेशर कहते हैं, उतना ज्यादा नहीं रहता है। यही इंसान जब एक फैक्ट्री में काम करने लगा और इस पे टाइम का बड़ा कदर रही और इस टाइम की वजह से इसको बड़ा इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसको इस चीज के लिए तैयारी नहीं थी। जब ये फैक्ट्री में गया तो ये जो घर में काम करता था रोजमर्रा अपने बच्चों, अपने बीवी और अपने जो उसकी फैमिली थी उसके साथ, खानदान के साथ वाबस्ता रहता था। जो इस चीज से बाहर आया और फैक्ट्री में काम करने लगा, फैक्ट्री में काम करते करते इसको ये चीजें दूर होती गई। जो ही दूर होती गई तो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री, इस फैक्ट्री के चलाने वाले मालिक ने इस पे जुल्म करना शुरू किया। जुल्म इस तरह से था कि इसको बहुत ज्यादा काम लिया जाता था और इसको मुख्तसर पैसे दिए जाते थे। जब इसको मुख्तसर पैसे दिए जाते थे तो ये गरीबी में गरीब होता जा रहा। अब इस चीज को जो इमरानियात के माहिर थे वो देख रहे थे और वो लिख रहे थे। उन्होंने वो सारी चीजें भी लिखी जो तरक्की याफ्ता थे और उन्होंने वो सारी चीजें भी लिखी जिन्होंने समाज पे बहुत सारे असरात किए। और जब इन्हीं चीजों के माबैस लोगों को एक समझ आई, लोगों की एक सोच बढ़ गई, तो सोच से हमें यही अंदाजा हुआ कि फ्रांसी इनकलाब जो एक समाज में बरपा हुआ वो इसी बुनियाद से था क्योंकि तकनीकी चीजें जो वजूद में आई वो बस इसीलिए थी कि तरक्की हो, कमाल हो, क्योंकि समाजी चीजें वो बस महदूद थी, सकाफती चीजें वो बस महदूद थी। उनमें तब्दीलियां नुमाया हुई लेकिन वो चीजें साइंस के गौर में नहीं थी। एक टर्म का इस्तेमाल हुआ, एक अल्फाज का, जिसे एलिनेशन कहते हैं, जिसे कार्ल मार्क्स ने इस्तेमाल किया। एलिनेशन एक तरीके का तरीकेकार था। जब ये इंसान फैक्ट्री में जाता था तो ये कोई चीज तश्कील देता था। ये पूरा चीज तश्कील नहीं देता था क्योंकि जब ये घर में होता था कोई चीज तश्कील देता था वो पूरी तरह से तश्कील देता था। फैक्ट्री में उसकी तश्कील महदूद रही। कोई रॉ मटेरियल आया तो जब वो उसके पास पहुंचा इसने एक थोड़ा सा काम किया, फिर दूसरे बंदे के पास गया और उसने थोड़ा सा काम किया और इसी तरह से पूरा एक चीज बन गया। ये इस चीज के बनने में एक हिस्सा था, ना कि पूरा हिस्सा नहीं था। और जब उसे यही चीज जरूरत पड़ती थी, इस चीज को जरूरत पड़ने पर उसे बाहर बाजार से ये चीज खरीदना पड़ता था। जब वो बाजार से खरीदता था वो इसकी उजरत से कहीं ज्यादा महंगा था। तो इस चीज को कार्ल मार्क्स ने अपनी जबान में एलिनेशन कहा। तो जो ही
ये बंदा, ये काम करने वाला एक नए तबके में काम करने गया, तो उसने उस चीज से इसको बाहर रखा। जब इस चीज से वो बाहर रखा, तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग यकसा हो गए, और बहुत सारे लोग, इनकी जो बुनियादी सतह थी वो निचले से निचले हिस्से तक आ गई। जो ही ये लोग एक दूसरे के साथ मिले, तो इन्होंने एक साथ एक तहरीर छेड़ी, एक आवाज छेड़ी, और इसी आवाज को फिर रिवोल्यूशनराइज किया गया, और उसी ने समाज में तब्दीलियां लाई। और इन्हीं समाजी चीजों को, इन्हीं तरक्कियों को, इन्हीं खुलासों को जो इमरानियात के माहिर थे वो अक्स कर रहे थे। और इसी चीज को अक्स करते करते फिर उन्होंने एक नई किताब को तश्कील दिया जिसका नाम इमरानियात था। तो इमरानियात में जो अहम नुक्ते थे वो साइंसी इनकलाब था, वो एनलाइटनमेंट था, जिसे एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, और रिनेसेंस भी था। हालांकि तब्दीलियां इतना ही नहीं थी, तब्दीली ये भी थी कि एक इंसान के खानदान में भी तब्दीलियां आई, एक इंसान के खाने पीने में भी तब्दीलियां आई, एक इंसान की रिश्तेदारी में भी तब्दीलियां आई। पहले काम करने के लिए एक महदूद इलाके में काम किया जाता था, तो वो अपने इस खानदान से वाबस्ता रहता था। लेकिन अब साइंसी इनकलाब के बाद उसे इस जगह को छोड़कर आगे जाना पड़ा। जो ही वो आगे गया, दूसरी जगह उसे हिजरत करनी पड़ी। तो हिजरत करके वो अपनी जो उसकी खानदान थी उससे दूर रह गया, तो जिसे फिर एक नया किस्म का खानदान जन्म होता है और नए किस्म की रिश्तेदारी पैदा होती है। उसका अपने ज़रई जमीन से वाबस्तगी कम रहती है, और वो नए साइंस के तरक्की शुदा चीजों के साथ वाबस्ता रहता है। सारी चीजें जो नुमाया हुई, उन्होंने एक तस्वीर पेश कर दी, और उस तस्वीर को जो भी माहिरीन इमरानियात थे वो उस चीज को गौर से अक्स कर रहे थे। क्योंकि अगर हम सियासी पहलू को भी जोड़ते हैं तो उसमें फ्रांसी इनकलाब की बरादरी और बराबरी और आजादी को भी पेश रखते हैं, क्योंकि जो अहम लोग उसमें थे जिन्हें पादरी कहते थे, उनका जुल्म इतने आम लोगों पे इतना ज्यादा था कि वो सदियों से उस चीज को लेके चल रहे थे। लेकिन जब वो लोग आपस में जुड़े, आपस में मिले, तो उन्होंने एक आवाज खड़ी की। तो उस आवाज को खड़े करने के बाद उन पे और जुल्म डाला गया, लेकिन उनके पास उम्मीद थी, और उनके पास एक तहरीर थी, और इनके पास एक रीजन बेस्ड कहानी थी। तो उसी कहानी को आगे चलते हुए उन्होंने इन बिशप्स या इन पादरियों का जो रोल था समाज में कि वो हुक्मरान थे, उनको खत्म कर दिया गया। और इसी तरह से फिर हमारे मौजूदा दौर के जो सियासी इंस्टीट्यूशंस हैं वो वजूद में आए। तो ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक आपस में मिल। जो माहिरीन इमरानियात थे उन्होंने साइंसी इनकलाब
کو बड़ा एक अहम हिस्सा माना, क्योंकि ये इनकलाब जो तहरीरी चीजें बता रहा था, जिसमें उनको मुनफरिद अंदाज से अपने इस तहरीर का हिस्सा बनाया गया, और वही सारी चीजें थी जिन्होंने लोगों की जो अक्ल को नए तौर तरीके से आगाज करना शुरू किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये जो अकीदा था, जो ये फितरत थी, फितरत ये थी कि इंसान बुनियादी तौर पर अक्ली है, और ये कि अक्ली उसूलों पर एक माशरा बनाए और अक्ली उसूलों पर इंसान अपने जो लामहदूद सलाहियतें हैं उस चीज का उसको एहसास दिया जाए। क्योंकि एक चीज उनमें ये थी कि जो इंसान था, वो जो बनाई हुई बातें थी, वो जो कही हुई बातें थी, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि समंदर से सफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि मजहब के अकायद थे कि समंदर को सफर करने से आप गुनहगार हो जाएंगे और आपको इस चीज के लिए इजाजत नहीं है। लेकिन इसी चीज को खोज करके इंसान ने सफर किया, तो जो ही इंसान ने इस समंदर का सफर किया तो बहुत सारी चीजें उसने सीखी। तो बहुत सारी चीजें जो बनी बनाई हुई बातें थे, उन पे वो सवाल छोड़ गए, क्योंकि इंसान जो था उसको अपनी जो उसकी लामहदूद सलाहियतें थी उसके बारे में उसे खुद गौर होने लगा। अगर इसके नतीजे में देखें तो यही बाइस बना सनती इनकलाब का और साइंसी इनकलाब का, और यही सारी चीजें थी जिन्होंने अमरीकी इनकलाब को भी वजूद में लाया। ये सारी चीजें जो तश्कील हुई वो यूरोप में हो रही थी। हालांकि सब जगह तब्दीलियां आ रही थी, लेकिन यूरोप बाइस मरकज इसलिए बना क्योंकि ये सारी चीजें वहीं पे अक्स हो रही थी। जो ही ये अक्स होती थी तो वो सारी चीजें फिर लोगों के पास बहुत सारे मज़ामीन में पेश होती थी, क्योंकि बहुत से मौजूदा जो नजरियात थे और अकायद थे जो समाजी जिंदगी से मुतलिक थे, उन्हें धीरे धीरे इंसानों ने उखाड़ फेंका था, क्योंकि इंसान बहुत सारी चीजों पे सवाल करने लगे, और ये सारे सवाल जो थे ये जायज सवालात थे, और इन्हीं जायज सवालातों को एक इमरानियात के माहिरीन ने लोगों के सामने लाया, और जब वो सारी चीजें लोगों के सामने आई तो लोग इस चीज पे गौर करने लगे। जब गौर हुआ तो लोगों ने इस पे तबादला ख्याल करना शुरू किया, तो उन्होंने एक तालीमी नज्म का दर्जा इसे दिया। जब इसे तालीमी नज्म का दर्जा मिला तो उसी वक्त से इमरानियात का उभरना और इमरानियात का वजूद में आना
एक अहम चीज थी। अगर हम साइंसी इनकलाब से थोड़ा दरियाफ्त करते हैं तो वहां पे हमें ये चीजें दरियाफ्त होती हैं कि कुदरती अशिया करीबी मुशाहिदे और तजुर्बे का मौजू बन गई। इस इनकलाब का असर ना सिर्फ मादी जिंदगी को बदलने में बल्कि फितरत और माशरे के बारे में लोगों के ख्यालात को बदलने में भी अहम था। जैसा हम कह रहे थे कि इसका मखसूस एक हिस्सा नहीं था, इसका मखसूस एक पहलू नहीं था कि कोई चीज कोई पहलू जो है उसी पे मबनी है। वो इस चीज पे मबनी नहीं था, वो बहुत सारे चीजों पे मबनी था। क्योंकि तजुर्बात का तो आगाज हो चुका था, जो पोप के वास्ते से बहुत सारी कहानियां थी, उनके लिए सवालिया निशान भी पैदा हो गए थे और उन्हीं सवालिया निशानों पे जो इल्म उभरा वो भी उभर रहे थे और जो भी माहिरीन थी वो उस चीज को अक्स कर रहे थे। फिर इसमें तश्कील कैसे हुई? वो तश्कील इनकलाब से हुए और इनकलाब से ही हमारे पास बहुत सारी चीजें वजूद में आई। अगर हम बात करें इमरानियात के ज़ुहूर से, इसका बुनियादी अमल, हालांकि इसका बुनियादी अमल जो ज़ुहूर था वो इनमें बसा था कि जो तब्दीलियां यूरोप में आई और जिन तब्दीलियों ने बहुत सारी चीजें बदल डाली, वो एक अहम चीज था जिसने इमरानियात के ज़ुहूर में अहम किरदार निभाया और लोगों को इस चीज में गौर होना कि हम क्या है, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पे क्या चीजें मुसल्लत हो रही हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को एक अक्ल की बातों की तरफ ले रही हैं और यही सारी चीजें एक इल्म को तश्कील देने में बड़ा साबित कदम हो रही है। क्योंकि जो यूरोप था उसकी वाबस्तगी महदूद थी। जब उसकी वाबस्तगी बहुत सारे इलाकों से हुई, जो ही सारे इलाकों से हुई तब ही यूरोप की मारूफियत बढ़ गई। जब यूरोप की मारूफियत बढ़ गई तो उस चीज को लोगों ने गौर करने लगा। जब लोग उस चीज पे गौर करने लगे तो उन्होंने अपने आप का वजूद पाया। क्योंकि उस दौर में मुख्तसर इलाकों से वाबस्तगी थी, जो हमसाया इलाके आपस में थे उन्हीं से वाबस्तगी थी और जो भी पैदावार हो रहा था, जो भी पैदाशुदे चीजें आ रही थी, वो मुख्तसर उन्हीं चीजों के साथ वाबस्तगी थी। लेकिन एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा दौर खड़ा हुआ कि बहुत लोगों के साथ वाबस्तगी आई और उसी वाबस्तगी ने कल्चर को तब्दील कर दिया। और जो ये कल्चर तब्दील हो गया
تب اس میں اپنی جو چیزیں تھی کلچر میں وہ لوگوں کو مختلف لگنے لگی. وہ ساری چیزیں انہوں نے آپس میں عکس کی، اور عکس کرنے کے بعد جسے ہم موجودہ دور میں کاسموپولیٹینزم کہتے ہیں، جہاں پہ بہت سارے علاقے کے بہت سارے کلچر کے لوگ جو ہیں آپس میں رہتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں. پھر آپس میں ملنے کے بعد ان لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. ان میں اکثر دیکھا گیا کہ مذہب کا رجحان کم ہوتا گیا، تو ان میں نمایاں تبدیلی آ گئی. اور ان تبدیلیوں میں خالی ایک جو علاقہ تھا اسے شہر کا درجہ ملا. جو ہی لوگ وہاں بسنے لگے تو وہ ساری فیسلٹیز، وہ ساری چیزیں جو ان کی ضروریات بنی ان کے لیے بہت اہم تھی. کیونکہ جو چیزیں اہم تھی وہ آغاز سے ہی آ گئی، کیونکہ ایک انسان نے اس طرح سے اپنے آپ کو تشکیل دیا تھا کہ وہ ساری چیزیں اس کی ضروریات زندگی بن گئی. اس ضروریات زندگی کو چلتے چلتے بہت سارے سماج میں کچھ جنہیں ہم نگیٹو بھی کہتے ہیں وہ تبدیلیاں آئی. بہت سارے سماج میں قتل و غارت بھی ہو گیا. ان میں جنہیں سوشل کرائمز بھی کہتے ہیں، سماجی ظلم و ضبط، وہ بھی تشکیل میں آئے. اور جو ہی وہ تشکیل میں آئے تو ان سے سماج کا جو بیلنس تھا وہ اس میں تبدیلی آ گئی. اور اسی تبدیلی کو لے کر ماہر عمرانیات اس کو عکس کر رہے تھے. تو اس تبدیلی کو عکس کر رہے تھے کہ کیونکہ یہ ساری تبدیلیاں سماج میں قدم رکھ چکی تھی. جب کوئی چیز سماج میں قدم رکھتا ہے تو اس کو بڑھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. جو ہی اس کا وقت بڑھ گیا تو اس نے سماج میں ایک جگہ پا لی، اور اسی جگہ پا کے پھر سماج کے ماہرین نے عمرانیات کو تشکیل دیا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں عمرانیات میں بہت سارے شعبے ہیں، اور ان شعبوں کو پھر سے اگر واپس پہلے سے دیکھا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو پھر سے پایا جاتا ہے. اور جو ماہرین عمرانیات ہیں اس شعبہ ذات سے وابستہ رہتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو پھر سے ریوائز کیا. جب انہوں نے کوئی چیز دیکھی، اور جس طرح سے ہم نے سائنس میں دیکھا کہ سائنس میں کوئی چیز ہوئی تو اس چیز کو پھر سے دیکھا گیا. جب پھر سے دیکھا گیا تو اس پھر سے دیکھنے کے بعد انہیں یہ پتا چلا کہ یہ پھر سے ہو رہا ہے، یہ واپس وہی شکل اختیار کر رہا ہے. تو سماجی ماہرین نے سماج میں ہوتے ہوئے جرائم، سماج میں ہوتے ہوئے تبدیلیوں کو واپس جب دیکھا تو انہوں نے پھر سے وہی چیز پا لی جو اس کی جینیسس تھے. تو انہوں نے اسی لیے کہا کہ سائنسی انقلاب اور سائنسی دنیا جو تھی اس کا ایک اہم کردار تھا عمرانیات کے ظہور میں. اور یہی ساری چیزیں تھی جنہوں نے تبدیلیاں لائی.
اور تبدیلیاں اس طرح سے لائی کہ ماہرین عمرانیات نے پھر اس کے بعد جو آئندہ آنے والے درس میں ہم ذکر کریں گے اس میں اس چیز کا بیان ہوگا کہ کون کون سی تبدیلیوں کے بعد کون کون سی چیزیں واضح ہوئے اور کون کون سے ہمارے پاس عمرانیات کے ماہرین ہمارے ساتھ اور ہمارے پاس آ گئے اور ان کی تھیریز جو انہوں نے بیان کی اور ان کے تھیریز کے بیان کرنے کے بعد ہمیں ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہوتا ہے کہ عمرانیات کس طرح سے وجود میں آئی اور اس کا ظہور کس طرح سے ہو چکا. ہم جن نقطوں پہ آج بات کی ان میں ہم نے سائنسی انقلاب کے بارے میں کہا, ہم نے انلائٹنمنٹ کے بارے میں کہا, ہم نے صنعتی اور سرمایہ کاری کے بارے میں بات کہی اور ہم نے کچھ سائنسی انقلاب میں جڑی چیزوں کے بارے میں بات کہی جن میں کوپرنیکس کا انقلاب, جن میں جیو سینٹرک تھیوری اور ہیلیو سینٹرک تھیوری بھی تھی اور وہ ایک وجود بنتی ہے, وہ ایک بنیاد بنتی ہے ماہرین عمرانیات کے لیے کہ وہ کس طرح سے غور کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے غور کر کے معاشرے کا ایک ایسا سائنس تشکیل کرتے ہیں جو ہمارے پاس ابھی پیدا شدہ ہے. اس طرح سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ جو عمرانیات ہیں جس کا وجود میں آیا کیونکہ 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہونے والے جو فکری یا مادی یا سماجی تبدیلیوں جو پس منظر میں تھے, پھر انہی تبدیلیوں کی وجہ سے سماجیات ایک الگ شعبہ کے طور پر ابھرا کیونکہ اس میں ساری تبدیلیاں جو تھی جدید قسم کی تھی, اقلیت سے وابستہ تھی اور جو چیزیں ایج آف ریزن سے وابستہ تھی اور یہ سلسلہ اسی وقت میں چلا جسے ہم ایج آف ریزن کہتے تھے اور اسی چیز میں جو فرانسی انقلاب آیا اور فرانسی انقلاب کے بعد عمرانیات نے ایک اہم کردار اور ایک اہم چیزیں وجود میں آئی. اس کے لیے جو چیزیں اس نے سماجی زندگی سے متعلق تھے, بہت ساری چیزیں جو اکھاڑ پھینکی گئی. نمستے, آپ کا شکریہ.